हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने सोचा कि आज मेरे पास मेंस का क्वेश्चन आया था, जो 64 पोस्ट वाला जो ईएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेंस के क्वेश्चन मैंने कुछ ऑनलाइन जो क्वेश्चन थे तो मैंने वहाँ से लिख लिया, जो कि मैंने भी ये मेंस का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन 3 मार्क्स से मेरे मेंस रह गए थे। कट ऑफ 82 पे था और मेरे मार्क्स जो थे वो 79.5 था। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि हाफ हाफ करके वीडियो में, 2 वीडियो के माध्यम से आई थिंक 80 के करीब क्वेश्चन है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, 79 टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, 79 के आसपास क्वेश्चंस है। तो मैं सोच रही थी कि जितने भी लोगों का मेंस है 25 तारीख को, या 64 का भी जो आगे वाला मेंस है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप देख के जाएंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उससे मैच आ जाए। क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 या 1 क्वेश्चन पूछ ही देता है। और ख़ासकर ये सारे जो एग्ज़ाम्स है वो मिले जुले एग्ज़ाम है, पैटर्न लगभग सबका सेम है। आप जानते हैं एसआई और ईएसआई में उतना कुछ डिफरेंस रहता नहीं है। हाँ, बस कुछ डिफरेंस है तो वो है कट ऑफ का। ईएसआई में सीट्स हमेशा कम होती है तो कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, और नॉर्मल एसआई में उसके मुकाबले कम कट ऑफ जाते हैं। ठीक है, तो अगर जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, अगर ये सारे क्वेश्चंस हम एक बार सुन ले, एनालिसिस कर ले, तो मे भी एक हो सकता है ना कि क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न भी पता चले। जिन लोगों का पहली बार मेंस है उनको थोड़ा पैटर्न से वो रूबरू हो पाएंगे और थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कि और क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब हार्ड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वही है कि माइनर मिस्टेक्स के कारण रिजल्ट रुक जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। 5-6 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि गलत नहीं होने चाहिए, बट एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि बाहर बैठ के बोलने वाले कितना भी बोल ले कि इजी क्वेश्चन था, अरे मेरे से तो बन जाता, हमसे हो जाता, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में रहते हैं और आपके सर पे जो प्रेशर रहता है, खासकर एक तो गर्मी का समय रहता है, ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर, ऊपर से माहौल का प्रेशर, ऊपर से रिजल्ट का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर, तो उसमें ये नॉर्मल है कि क्वेश्चंस गलत होंगे। बस हमें इस पे काबू करना है और अपना बेस्ट देना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो था वो पारिस्थितिकी से था, और मैंने बोला था कि साइंस एंड जो आपको इकोलॉजी वाला जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन है वो आप जरूर देख के जाए। 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। तो आप ये कैसे नहीं सोच सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में दोनों 2-2 मेन से इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वहाँ पे 2-4 मुझे याद है कि ऑप्शंस में झील था, समुद्र था, इस तरह से थे, वन था और धान का खेत था। तो धान का खेत आप जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल होता है, लोगों द्वारा ये बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं है। तो इसका आंसर होगा धान का खेत। साथ साथ मैं आंसर भी बताते चलूंगी और कोशिश करूंगी कि 2 वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन क्वेश्चंस बस आप सुन लीजिएगा तो हेल्प मिल जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जो मेंस है वो पहली बार है और एक पैटर्न उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर है दूसरा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा ऐसा घटक है जो प्रकृति को साफ करने में मदद करता है। अब हम सब जानते हैं कि जो अपघटक है उसमें जो कीड़े मकोड़े ये सब होते हैं, ठीक है, जिसमें गिद्ध वगैरह भी आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे प्रकृति को साफ करने में मदद करते हैं। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि अगर बैकग्राउंड से कोई आवाज़ है तो आप लोग उसको माफ़ करें, क्योंकि हम लोग घर में हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं तो दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, दूसरा, तो पहला मैं क्या क्वेश्चन बता रही थी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो क्या होती है, उत्पादक की संख्या होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं, तो 5 जून। ये भी पारिस्थितिकी से ही संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दिवस से पूछा है, ऐसा नहीं है कि ये जियोग्राफी ये आपको दिवस से क्वेश्चन पूछा है, ये दिवस से तो क्वेश्चन पूछा ही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि करेंट को या जियोग्राफी को आपको ये पारिस्थितिकी से मेल करके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पारिस्थितिकी से हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी पारिस्थितिकी से ही संबंधित, और मैंने बोला था कि सारे सम्मेलन हम सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता ही है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन पूछ दिया कि पहली बार कब हुआ था, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और
जो भी करेंट न्यूज़ होगा खासकर 20 से 25 दिन पहले का, वो आप लोग अगर 25 फरवरी को एग्ज़ाम है तो फरवरी का करेंट अफेयर्स और जनवरी का ज़रूर देख के जाए, और वो भी लेटेस्ट जो खासकर अगर बिहार से संबंधित हो। अगर बिहार में किसी को कोई पुरस्कार मिला है, किसी व्यक्ति को, किसी का निधन हुआ है, या कुछ इस तरह के की जो बोलते हैं ना बड़े लेवल पे कोई घटना हुई है, ठीक है, तो उस समय आप लोग को पता है कि बिंदेश्वरी पाठक जी का निधन हुआ था, जो कि 15 अगस्त 2023 को हुआ था, ठीक है। और उन्हें हम टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो सुलभ शौचालय आप हर जगह देखते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो उनके द्वारा ही दिया गया था। तो वो बिहार के थे, तो उस समय उनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो बिंदेश्वरी पाठक जी, ठीक है। फिर से ग्लूकोज का सूत्र पूछा था, ठीक है, C6H12O6, ये सबको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन गलती नॉर्मल क्वेश्चन में ही होती है, हार्ड क्वेश्चंस में नहीं, ये याद रखें। चौथा है कि नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है, तो केरल, ठीक है। और इसमें जो ट्रॉफी है, या आप देखते होंगे कि बहुत बार आपने पिक्चर्स में या यूट्यूब पर भी, चाहे अगर आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल देखते हो तो देखते होंगे लंबा लंबा नाव रहता है, बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के क्या करते हैं, नाव चलाते हैं, और 2-4 नाव के बीच में इसमें कॉम्पिटिशन होता है, और उसमें जो ट्रॉफी दिया जाता है जीतने वाले पक्ष को, वेलिंगटन ट्रॉफी होता है, ठीक है। तो वो नौका दौड़ से संबंधित है, और याद रखिएगा कि केरल में यह प्रतियोगिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना % मंत्री बन सकता है, तो आपको पता है, जिन लोगों ने भी पॉलिटी पढ़ा है, कि प्रधानमंत्री सहित जो ये मंत्री की संख्या होती है वो 15% होती है, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री सहित, ठीक है। और एक आपको पूछा था कि फसल चक्र हमेशा देता है कि आपको कुछ दे देगा कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, कुछ डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, या कुछ ऐसा श्रृंखला दे देगा, ठीक है, जिसको आपको सजाना पड़ेगा। तो जैसे कि पिछला दिया था कि पहले जैसे खेत में होता है ना जुताई बुआई, तो उस तरीके से दिया था, तो जुताई बुआई सिंचाई निराई और फिर कटाई, तो इस तरह का ये कॉमन सेंस बेस्ड है, तो आप ये बना सकते हैं। चौथा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, आप सब जानते हैं, करेंट अफेयर्स स्पीडी में भी ये क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में टसीगंग है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ये सारे क्वेश्चंस एक विश्व में सबसे पहला सबसे बड़ा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। उसके बाद है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, देखिए उस समय का एकदम लेटेस्ट करेंट अफेयर्स था, ठीक है। और आप ये भी एक क्वेश्चन याद करके जाएंगे, हो सकता है दिवस में पूछे कि आपको जो अंतरिक्ष दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे पहुंचा, तो उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन को क्या किया, अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और उस समय पूछ रहा था कि लैंडर का नाम क्या है, तो विक्रम, ठीक है, प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम, हो सकता है ये सब प्रज्ञान पूछ दे। तो पैटर्न चेंज हुआ, तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मेंस में करंट अफेयर्स नहीं होगा, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट जरूर होंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। एक पूछा था 2026 में फीफा विश्व कप, ठीक है, तो ये भी देखिए करेंट से क्वेश्चन पूछा, तो उस अभी जो फीफा 2026 में होने वाला है वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला। और ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है इस बार के 64 के ये पीटी में भी क्वेश्चन था, ठीक है, 64 पोस्ट के। फिर पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुसूची में है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़े तो अनुसूची भाग और कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपके एकदम बोलते हैं ना टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची ने ये भाग पूछा था कि किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, तो ये बहुत इजी है। अभी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसी से याद कर ले कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ कुछ रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। मेरा भी तरीका है, मैं बहुत सारी चीज़ें करेंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट का जो नहीं होता है वो इस तरीके से रिलेट करके ही पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। आपको पता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की कुछ मतलब ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, इसलिए वो 14 दिनों तक इसको रोक सकता है। अगर 14 दिनों से ज़्यादा अगर धन विधेयक को राज्यसभा रोकती है तो वो मतलब कि मेनली मान लिया जाता है
कि वो राज्यसभा से पारित हो चुका है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है और धन विधेयक पारित भी लोकसभा करता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि धन विधेयक की जो चर्चा है वो हमारे संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फिर बोले श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि इसको सजाना है, जैसे कि सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल था, ठीक है, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे चीज़ों को आपको ईयर के हिसाब से सजाना था। तो ये चलिए हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, आप ये लेकर चलेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा या दो क्वेश्चन आपको सजाने के लिए रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य में नहीं पाया जाता है। तो 3-4 हार्मोन्स के नाम थे, कभी कभी दे देता है आपको कि कौन से पुरुष संबंधी हार्मोन है, कौन से महिला संबंधी हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे दिया था कि कौन से हार्मोन्स यहाँ पे मनुष्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन है, 2 ऐसे हार्मोन्स है जो कि मनुष्य से संबंधित नहीं है, ये याद रखिए, पौधों से संबंधित है। तो वहां पे कुछ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह था और साइटोकाइनिन था। ठीक है, तो साइटोकाइनिन आंसर होगा इसका। और आप ये याद रखें कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों पौधों से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। देखिए 2 क्वेश्चन हुआ और दोनों में 8वां भाग ही था और 8वीं अनुसूची ही थी। तो अनुसूची भाग और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप पक्का पढ़ के जाए, आगे जितने भी एग्जाम में हमेशा पॉलिटी से पूछेगा ही पूछेगा। तो 22 भाषाएं हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पर्वत क्या होता है, जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी पर्वत पे ही होता है। और इससे 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सा होगा हमारा, अनाईमोड़ी। ठीक है, और एक पूछता है आपको कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगा डोडा बेटा। ठीक है, याद करें। और एक और क्वेश्चन जान लें, टोडा, डोटा, ये सब जो जनजातियां हैं कुछ जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। जहाँ पे भी आपको टोडा, डोडा इस तरीके की होगी ना, तो आप समझेंगे कि तमिलनाडु की जनजातियां है, ये पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु आयु कितनी चाहिए। तो हमें पता है कि राज्यसभा और विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमें आयु 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि 3 तरीके से विधेयक पारित की जाती है। एक होता है कि सिंपल तरीके से, ठीक है, एक होता है बहुमत से, एक होता है कि बहुमत सहित आधे राज्यों से ज़्यादा का अगर वोट मिल जाता है। तो 3 तरीके से विधेयक होते हैं। तो अगर राज्य से संबंधित विधेयक पे अगर पारित करना हो राज्यसभा से, तो 2/3 वोट से आप इसको पारित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन कि बिहार। देखिए बिहार से आपको ज्योग्राफी से पूछा था गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील कहाँ है आपका, तो बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में गोखुर झील है। ठीक है, नेक्स्ट है कमीशन ये किस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो हम सब जानते हैं कि जो साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में हुआ था, उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे और इसमें 7 सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और भारत में जो साइमन कमीशन आया था वो 1928 में आया था। और आप ये बताइएगा कि हमारे किस एक व्यक्ति का साइमन कमीशन के कारण, ये एक रीजन था जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति का नाम बताइएगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आप उनका नाम बताइएगा कि किनका निधन कहीं ना कहीं इस साइमन कमीशन से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना विद्रोह का नेतृत्व। हम सब जानते हैं कि 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। तो उसमें पूछा था कि इनका नेतृत्व किसने किया था। 2 से 4 लोगों का नाम आता है, लेकिन लीडरशिप इसमें किन्हीं ने निभाया था, तो MS खान ने निभाया था। ये आप याद रखिए। तो आगे का मैंने ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म कर दिया है और टोटल आपका अभी 23 क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 30 क्वेश्चंस मैं ख़त्म कर दूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। आप लोग साइंस में सिद्धांत जरूर पढ़ के जाएगा, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। फिर पूछा था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो अमरावती, क्योंकि उस समय कुछ फ्लक्चुएशंस हुए थे राजधानी को लेके, तो देखिए ये भी करेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा था, ठीक है, तो ये देख लेंगे आप लोग, जो उत्तरी विस्तार होता है, देशांतरीय होता है, ये सब आप देख के जाएंगे। फिर से नीला ग्रह पूछा था, ठीक है। जैसे ही नीला ग्रह पूछा था, मुझे भी याद है, तो मैंने सोचा कि अरे पृथ्वी होगा, लेकिन जब हम लोग ये ऑप्शंस में खोज रहे थे तो पृथ्वी तो था ही नहीं। तो फिर हुआ कि अब नीला ग्रह कौन है, तो मुझे पता था कि जो आपका जो वरुण ग्रह है, ठीक है, जो वरुण है उसको भी नीला ग्रह कहते हैं। और आप लोग एक बात कमेंट्स में बताइएगा कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। वरुण को और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और हरा ग्रह किसे कहते हैं आप लोग ये बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से, ये सब जानते हैं, महिलाओं और बच्चों का जो टीकाकरण होता है उससे संबंधित है। फिर से आपका है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक कौन होता है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही माध्यम से पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है, ये सब हम जानते हैं। फिर से मस्तिष्क, मस्तिष्क से भी कभी कभी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, उसके भागों से रिलेटेड, जैसे कि सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेड्यूला है। तो उसमें पूछा था कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, ठीक है। तो इंग्लिश में बोले तो सेरिब्रम होगा, और हिंदी में बोले तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क, ये जो आगे वाला भाग होता है उसे हम लोग जो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। फिर है शॉर्टकट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें करंट का फ्लो क्या होता है, आपको पता है कि करंट का फ्लो ज़्यादा होने के कारण ही शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो उसमें करंट का फ्लो जो क्या होता है वो बढ़ जाता है। फिर पंचायती राज, पंचायती राज तो बीपीएससी हो, पीटी मेंस, सब में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। पंचायती राज कब लागू हुआ, पहली बार कब लागू हुआ, ठीक है, किन्होंने लागू किया। तो यहाँ पूछा था कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो हम सब जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज्य का गठन हुआ। और आप लोग बताएंगे कि किस कमीशन के माध्यम से, ठीक है, किनके द्वारा पंचायती राज जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। अब इस संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, ठीक है, पॉलिटी से। फिर क्वेश्चन जो 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती कहाँ की थी, तो गोंडवाना की, ठीक है। अकबर द्वारा ये पराजित हुई थी। अगर आप मुगल वंश के बारे में अगर डीपली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वन लाइनर, तो आप उसमें ये पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस डीपली भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर है रथ पैगोड़ा, ठीक है, रथ पैगोड़ा का निर्माण पल्लव वंश द्वारा किया गया था, आपको पता है। फिर है नर्मदा नदी का उद्गम, ठीक है, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सभी लोग याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। फिर आपको एक बिहार से पूछा था कि कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ठीक है, कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो अब जिन लोगों ने बिहार का ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है और डीपली नहीं पढ़ा है कि उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, कोशी है, महानंदा है, अब जिनको ये सीक्वेंस नहीं पता है वो कैसे बताएंगे कि कौन सी नदी किसकी सहायक नहीं है, या कौन सी नदी गंगा में कहाँ आके मिलती है, कौन किसकी सहायक है। तो आपको पता है कि कोसी की सहायक नदी बूढ़ी गंडक नहीं है, और बूढ़ी गंडक ही उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बिहार के ही पश्चिमी चंपारण जिले से निकलती है, ये भी आप याद रखें। तो इसके लिए आपको गहरा पढ़ना पड़ेगा, वैसे आप तुक्का के भी माध्यम से इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर ध्वनि का तारतव्य किस पे निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारतव्य आवृत्ति पे निर्भर करता है, ठीक है। उसका कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे। फिर से निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग इस बार भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है जो कि अप्रैल में है। तो निर्वाचन आयोग 324 से 329 अनुच्छेद में है, तो इसको भी आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। फिर कोठारी आयोग, आयोग तो आप लोग पूरा पढ़ के ही जाएंगे क्योंकि एक आयोग निश्चित है कि वो पूछेगा ही पूछेगा। तो कोठारी आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसी तरीके से आपको जैसे
वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सा आयोग है, फिर से बैंक जो संरचना होता है उससे संबंधित, फिर से गायपुरिया आयोग किससे संबंधित है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आयोग है, गरीबी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, ये सारे आयोग आप 10-15 आयोग है समथिंग, ये याद करके आएंगे। जैसे अप्रत्यक्ष कर है तो इन सबसे संबंधित आयोग एक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोठारी आयोग दिया था जो कि शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कोशिश करूँगी कि कल 79 क्वेश्चन तक जितने भी मेरे पास आए, जितना भी मुझे यूट्यूब पे मिला, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चंस तो आयोग देती नहीं है और इसके क्वेश्चंस कभी भी बाहर नहीं आते हैं। बाकी दरोगा का तो क्वेश्चन पीटी मेंस का बाहर आ जाता है, लेकिन 64th वाले पोस्ट का आप ध्यान देंगे, पीटी मेंस किसी का भी क्वेश्चन जल्दी सोशल मीडिया पे आपको नहीं आता है, क्योंकि इसका एग्जाम मुझे लगता है कि अच्छे खासे कड़ाई के साथ होता है। अब अंदर क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम है। तो चलिए कोशिश करूँगी कि 50 क्वेश्चंस जो जितने भी 39 क्वेश्चंस बचे हैं उसको कल कर दूंगी। और आप लोग को ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों के काम आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम सब इसको रिवीजन करें क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछेंगे। और एक और मैंने चीज़ देखा है कि यूपी पुलिस का भी मैंने सारे जितने भी ये में एग्ज़ाम हुए हैं शिफ्ट में, वो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने ये एनालिसिस किया। जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन मैंने देखा है वो PDF मेरे पास है। आप बोलेंगे तो जो भी 40 से 45 क्वेश्चन मुझे GS के मिले हैं वो मैंने देखा कि अभी तक बिहार में जो दरोगा वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन एकदम सेम रिपीटेड है। आखिर आयोग कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आसपास जितने भी एग्जाम हुए हैं आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल देख के जाएंगे और निश्चित है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हूबहू मिलेंगे। भले ही आप नया सेट प्रैक्टिस लगा के मत जाओ, लेकिन 5 से 6 जो आसपास में एग्जाम हुए हैं उसके सेट प्रैक्टिस पूरा क्वेश्चन गो थ्रू एक बार हो लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी मैथ्स रीजनिंग का और एक और मैं सपोर्ट आप लोगों से चाहूँगी कि मैथ्स और रीजनिंग का कोई टीचर अगर यूट्यूब पे या किसी का क्लास परचेस करके अगर आप खासकर बिहार दरोगा मेंस के लिए अगर आप लोग में से कोई जानते हैं जिनके भी पास ये वीडियो जा रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मैं चाहती हूँ कि थोड़े अच्छे से रिविज़न करूँ, क्योंकि GS पोर्सन तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा मैथ्स ट्रेनिंग भी गुड है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा और कोई अच्छे टीचर से अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता तो मैं और जितने भी दिन बचे उसमें अच्छा कर लूँ। तो जो भी स्टूडेंट को मैथ्स या रीजनिंग के कोई वैसे टीचर जो जल्दी में और वैसे ही पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे पूछा मैथ्स पढ़ना नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिवीजन कर लूँ कुछ ट्रिक के माध्यम से, तो आप लोग मेरा हेल्प करिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए। अगर इस सेशन से आपको कोई हेल्प मिला, आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।